चंदनपुर नामक एक गांव में रामधनी नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी का जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? आम भी कोई खाने की चीज है? उसमें तो बस मोटी गुठली ही निकलती है और बाजार में उसके दाम बहुत महंगे हैं। न रे बाबा, मैं इतना महंगा आम नहीं ला पाऊंगा। सेठ जी, क्या करोगे इतना धन रखकर? जब ऊपर जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। और हाँ, अगर आज आम नहीं लाए तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैं खाना नहीं बनाने वाली। अरे भाग्यवान, आप भी कैसी बातें करती हो? ठीक है, ले आऊंगा आम। सेठ जी थैला लेकर आम खरीदने निकल पड़े। उन्हें एक ठेले वाला आम बेचता दिखा। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता है ये आम का सीजन है, इसलिए आम बहुत महंगे हैं, पूरे 7 रुपए किलो। लेकिन हाँ, मीठे बहुत हैं, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। जहां से तुम लाते हो वहां इतना महंगा तो नहीं मिलता होगा। तो आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसकी दुकान है, वहां आपको सस्ते में मिल जाएगा। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे अपना थैला लेकर थोक विक्रेता के पास चल दिए। पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद वे दुकान पर पहुंचे। अरे भाई, ये आम कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए किलो है आम, लेकिन हाँ, इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। तुम तो ठग रहे हो। जहां से तुम आम लाते हो वहां इतनी महंगी थोड़ी मिलती होगी। सेठ जी, मैं तो जंगल जाकर आम के पेड़ों से तोड़ कर लाता हूँ, वहां से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। सेठ जी आम के पेड़ की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ मिल गया। अरे रे, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं ये आम कैसे तोड़ूंगा? अगर आम नहीं ले गया तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। आम तो मुझे तोड़ना ही होगा, नहीं तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। सेठ जी जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जब उतरने लगे तो उनसे उतरा नहीं जा रहा था। अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी और बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे पेड़ हिलने लगा और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो मन ही मन मन्नत मांगने लगे। अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से सेठ जी का आत्मबल बढ़ गया और अब हवा चलनी भी बंद हो गई थी। सेठ ने जैसे तैसे हिम्मत की और आधे पेड़ तक उतर कर आ गए और सोचने लगे, अरे मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मन्नत मांग ली, लेकिन अब मैं पेड़ के आधी दूरी तक तो आ ही गया हूं। सेठ ने नीचे देखा तो उन्हें फिर से डर लगने लगा। अगर मैं पेड़ से नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे करके नीचे उतर गए और बोले, अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो, अब मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूं। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आम दिया और फिर ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, मैं इसलिए आया हूं। जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता, आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर के कंजूस हैं, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियां ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस ये ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा।
पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, ओ सेठानी, मैं तो जा रहा हूँ दुकान पर। मेरे पीछे अगर पंडित जी आए तो उन्हें भोजन खिला देना और पूरे 1 रुपया दक्षिणा भी दे देना। सेठ दुकान चले गए और कुछ ही देर बाद पंडित जी सेठ के जाने के बाद आए। उनके आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग गई। उनका हाथ पैर धुलवाया और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताएं सेठानी, इसी तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 101 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 101 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जब जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वह सब पुरानी बातें हैं। चलिए सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी तक जैसा होता आया है अब भी वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा दान का सामान ले आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेकर घर लौट गए। शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो सेठानी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, पंडित जी आए थे, तुमने उन्हें भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही। क्या मतलब सासू माँ की याद आ रही थी? बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थीं, तो जब भी उन्हें भोजन कराती थीं, वे उनके हाथ पैर धुलवाते समय उन्हें 101 रुपए भी देती थीं और आशीर्वाद लेती थीं। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे, कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थीं। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान दक्षिणा दे दी। सेठ यह सुनकर चौंक गए और बोले, तुमने 101 रुपए दे दिए? सेठ का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को ये सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला, इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडितानी, उस कंजूस सेठ का माल ऐसे ही नहीं पच पाएगा। वो नंबर 8 का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर पर आए तुम मुझे एक सफेद कफन ओढ़ा देना और जोर जोर से रोना जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुंचे, पंडितानी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अरे क्या हुआ पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं, तब से उल्टी दस्त हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं हैं। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो कुछ रुपए, आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी अपनी लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी लिए सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था। मैं सीधे स्वर्ग से ही आ रहा हूँ।
आपको दिख नहीं रहा मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है? वहां कोई नाई नहीं है ना, इसलिए अपनी हजामत बनवाने आया हूं। पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक लाडो नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी लाड़ो मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूं तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया लाडो मिली थी। हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपको लाड़ो का हालचाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेठानी ने सारी बातें भावुक होकर सुनी और पूछा, कैसी है मेरी लाडो बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, लाड़ो तो बहुत कमजोर हो गई है। वहां कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। वाह पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी लाडो का समाचार लेकर आए। देखिए सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी लाड़ो को देना हो वह मुझे दे दीजिए, मैं जाकर लाड़ो को दे दूंगा। अब सेठानी ने बहुत सारा सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया राशन पंडित जी ने 2 महीने चला दिया और जब राशन खत्म हो गया तो पंडित जी फिर से सेठानी के पास चल दिए। सेठानी ने पंडित जी को देखा और खुश होकर बोली, क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी जी। अब तो आपकी बेटी लाड़ो तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी। और अब तो आप नानी बन गई हैं। आपकी बेटी लाड़ो को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी ने बोला था कि मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भेज दें। और हाँ, उसने दावत का भी इंतजाम किया है, तो राशन भी लगेगा थोड़ा। सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सारा सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी मेरी लाड़ो को कह देना कि उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी हैं। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। बता रहे थे कि हमारी लाड़ो को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पंडित जी ने जो कहा तुमने सच मान लिया? कितनी मूर्ख हो तुम। कहीं वह तुम्हें ठग तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस लाड़ो की बेटी के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सन्न रह गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित से यह नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार तुम्हारे घर भोजन करना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना कि आप कितना खाते हो। इसके बाद पंडित अपने घर चला गया। इस तरह पंडित जी ने अपनी समझदारी से कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और सेठ जी ने भी यह समझ लिया कि हर चीज में कंजूसी करना ठीक नहीं होता।